हाँ जी बेटा, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा अभी हमने कंप्लीट किया था चेंज इन पीएसआर एडमिशन, अब हम चल रहे हैं रिटायरमेंट पे। तीन पार्टनर है, ए बी सी, रेशियो है 2:2:1। बी रिटायर हो रहा है तो जल्दी बताओ न्यू रेशियो क्या होगी ए और बी की, 2:1, या फिर बोलो इनकी गेनिंग रेशियो क्या होगी, 2:1। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो अब जल्दी से बताओ सर, पहले भी तो ए और सी की रेशियो 2:1 ही थी। मैंने कहा हो सकता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के अंदर कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर की रेशियो चेंज हो सकता है ना हो। पहले भी 2:1 इन दोनों के अंदर थी, अब भी 2:1 है। देखने में तो लग रहा है रेशियो चेंज नहीं हुई, लेकिन सर पहले यहां पर था 2/5 1/5, लेकिन अब यहां पर है 2/3 1/3। तो ध्यान रखना इनकी कंबाइंड शेयर इनका इंक्रीज हो जाएगा। देखने में तो लगेगा कि रेशो चेंज नहीं हुई, लेकिन अगर मैं बात करूं इनके कंबाइंड शेयर की तो अब इनको ज्यादा ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये थ्योरी का पार्ट अभी आएगा। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर भी क्या है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर भी हमारी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, या फिर बोलो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। इसका मतलब है इनका एग्रीमेंट चेंज होगा, इनकी नई पार्टनरशिप डीड बनेगी। अब नई वाली पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ये काम करेंगे, फर्म बंद नहीं होगी। ठीक है जी। कह रहा है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मींस रिटायरिंग पार्टनर डज नॉट रिमेन अ पार्टनर ऑफ द फर्म। बिल्कुल ठीक बात है, बट द फर्म कंटिन्यू। हमने खुद ही पढ़ लिया है, जब ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म है। ठीक है जी, इट मींस द फर्म कंटिन्यू इट्स बिजनेस विद द रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर इन अकॉर्डेंस विद द न्यू और चेंज पार्टनरशिप डीड। सही बात है। कंटिन्यूइंग पार्टनर अब क्या करेंगे, नई वाली पार्टनरशिप डीड के साथ अपना काम करेंगे। अब पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म। ठीक है जी, अब पार्टनर क्यों रिटायर हो सकता है, पॉइंट नंबर फर्म फर्स्ट, इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट। ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि ये पार्टनर 5 साल बाद रिटायरमेंट हो जाएगा, या ये पार्टनर इस वेंचर के बाद रिटायर हो जाएगा, तो जैसा लिखा था वैसे कर लो भाई। या फिर अगर नहीं लिखा, इफ एग्रीमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, देन इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री टू हिज रिटायरमेंट। एक पार्टनर कह रहा है जी मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, बाकी सारे पार्टनर कह रहे हैं ठीक है जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप रिटायरमेंट ले लो। आपकी एज हो चुकी है या एज नहीं भी हुई, लेकिन सारे पार्टनर ने एग्री कर दिए कि हाँ जी आप रिटायरमेंट ले सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है, रिटायरमेंट ले लो। और इफ अ पार्टनरशिप इज एट विल, विल का मतलब ये है कि अगर हम पार्टनरशिप एट विल, विल मतलब मर्जी, जब भी मेरी मर्जी होगी मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, मुझे किसी पार्टनर से पूछने की जरूरत नहीं है, ना ही मेरे को इस चीज के बारे में पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी लिखा हो ये देखने की जरूरत है। तो पार्टनर कैसे रिटायर हो सकता है, फर्स्ट सर पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि ये पार्टनर 5 साल बाद रिटायर हो जाएगा या इस कंडीशन की वजह से रिटायरमेंट होगा, तो उसको फॉलो करो जो लिखा है। सर अगर नहीं लिखा तो एक काम करो भैया, सारे पार्टनर से पूछ लो क्या मैं रिटायर हो सकता हूँ। सब पार्टनर से कहा हाँ जी आप रिटायर हो सकते हो, तो हो जाओ रिटायर। थर्ड, आपकी पार्टनरशिप बनी ही किस पे थी, आपकी पार्टनरशिप बनी ही एक कारण में थी, वो उसका नाम क्या था, पार्टनरशिप एट विल। का मतलब है जब जो पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहे ले सकता है, इसके बारे में उससे किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। हो सकता है एग्रीमेंट के अंदर ही वो लिखवा दे कि पार्टनरशिप एट विल है, इसका मतलब जब भी वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इफ अ पार्टनरशिप इज एट विल by giving a notice written to the remaining partner ऑफ हिज डिसीजन ऑफ रिटायरमेंट, तो सर वो अपना रिटायरमेंट का नोटिस बनाएगा और बाकी पार्टनर्स को सर्व कर देगा जी मैं तो रिटायरमेंट ले रहा हूँ। हाल जानने की किसी से जरूरत नहीं है, बस अपना एक लेटर उनको हाथ में पकड़ा दो। ठीक है जी, ये आप पढ़ोगे तो आपको पता है। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 3 इसके अंदर वही लिखा है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म है, पुरानी पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो जाएगी, नई वाली पार्टनरशिप आ जाएगी। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप मींस रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म अंडर विच ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड अ न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है जी, फर्म कंटिन्यू, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ लिया। पॉइंट नंबर 3 पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राइट ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर, एक रिटायरिंग पार्टनर जो जा रहा है उसका राइट क्या क्या है, टू गेट्स हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। सही बात है, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग हम इसके अंदर एंट्री करते थे तो उसे गुडविल का शेयर मिलेगा। टू रिसीव हिज कैपिटल विद शेयर इन ऑक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। सही बात है सर, सर उसे कैपिटल का पैसा तो मिलेगा प्लस ऑक्यूमुलेटेड लॉसेस या प्रॉफिट जो भी होंगे उसके अंदर भी उसका शेयर मिलेगा। एज अ रिटल रिजल्ट ऑफ रिटायरमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर मे और मे नॉट बी चेंज। अभी मैंने एग्जांपल दिया था 2:2:1 की रेशियो है ए बी सी की, बी चला गया, इनकी रेशियो अभी भी क्या है 2:1। तो सर देखने में लग रहा है रेशियो चेंज नहीं हुई है, तो रेशियो चेंज रेशो चेंज नहीं भी हो सकती। ध्यान रखना, रेशो चेंज हो भी सकती है, रेशो चेंज नहीं भी हो सकती। जैसे कि हमारे वाले क्वेश्चन के अंदर रेशो चेंज नहीं हो रही है, लेकिन अगर मैं बोलूँ रेशो है 2:1 और पार्टनर्स ने कहा जी अब तो हमारी जो रेशो है ए और सी की वो होगी 3:2, तो रेशो चेंज हो गई है। सर रेशो चेंज हो चाहे ना हो, लेकिन उनका कंबाइंड शेयर तो बढ़ ही जाएगा, उन दोनों का मिला करके शेयर तो बढ़ ही जाएगा। पहले 5 चीज़ें खाते थे,
दो लोग और तीन लोग, तो दो दो एक मिलता था। लेकिन अब पांच चीजें बट रही हैं तीन और दो के अंदर, तो सर तीन और दो के अंदर अगर बट रही हैं तो इनका कंबाइंड शेयर तो सर बढ़ ही रहा है, मिला करके तो इनका शेयर बढ़ ही रहा है, क्योंकि पहले तीन लोगों को पांच चीजें मिलती थी, लेकिन अब दो लोगों को पांच चीजें मिल रही है, तो इनका कंबाइंड शेयर बढ़ रहा है। हो सकता है इनकी रेशो चेंज हो जाए और हो सकता है इनकी रेशो चेंज ना हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल लिया, एक बार दोबारा से देते हैं हम एग्जांपल। रेशो थी 1:1:2, ये रिटायर हो गया ए। तो हमने क्या कहा था, जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा होता तो हम क्या कहते हैं भैया यही इनकी न्यू रेशो होगी। तो ठीक है जी, रेशो चेंज नहीं हुई, देखने में ऐसा लग रहा है पहले भी 1:2 इनके बीच में रिलेशन था, अब भी 1:2 है, लेकिन अगर कंबाइंड देखो तो पहले इसकी रेशो थी 1/5, 2/5, लेकिन अब कितनी है 1/3, 2/3। तो सर कंबाइंड शेयर तो इनका इंक्रीज हो चुका है। ठीक है जी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ईच रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर इज द टोटल ऑफ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कह रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रिटायरमेंट में कैसे निकलती है सर, जो रिमेनिंग पार्टनर्स का ओल्ड शेयर होता है ना, प्लस इसके अंदर गेनिंग शेयर को ऐड कर दो, जो छोड़ के जा रहा है कौन, रिटायरिंग पार्टनर। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो इनकी न्यू रेशो बन जाएगी। यही बात यहां पर बोलिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर इज द टोटल ऑफ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द फर्म। जो उनका ओल्ड था वो तो उनको मिल ही रहा है, प्लस द प्रॉफिट शेयर टेकन बाय देम दैट पार्टनर फ्रॉम द रिटायरिंग पार्टनर। सही बात है, जैसे ए भैया रिमेनिंग पार्टनर है, ए को पहले 5 रुपए तो मिलता ही था, अब सी के जाने की वजह से इसे 2 रुपए और मिल रहा है, तो इसका न्यू शेयर कितना हो गया 7 रुपए। ये आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर कैसे होगी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो प्लस में प्रॉफिट शेयर टेकन या फिर एक्वायर्ड फ्रॉम दी रिटायरिंग पार्टनर। बिल्कुल ठीक है सर, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद कह रहा है गेनिंग रेशो। आपको पता है गेनिंग रेशो क्यों निकालते हैं, सेक्रीफाइजिंग रेशो क्यों निकालते हैं। सेक्रीफाइजिंग रेशो इसलिए निकालते हैं कि सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को पता चल सके कि गेनिंग पार्टनर से कितना पैसा लेना है, और गेनिंग पार्टनर को पता चल सके कि सेक्रीफाइजिंग को कितना देना है। गेनिंग रेशो भी सेम इसी तरीके से निकालते हैं। गेनिंग रेशो के अंदर क्या होता है, गेनिंग रेशो के अंदर किसको पता चलना चाहिए, गेनिंग पार्टनर को पता चलना चाहिए कि मैं कितना गेन कर रहा हूं, और अगर मैं इतना गेन कर रहा हूं तो इतना ही पैसा मुझे ला करके सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए देना पड़ेगा। तो रीवैल्यूएशन बनाने का भी यही मोटिव होता है कि नए पार्टनर को फायदा ना हो, नुकसान ना हो। और गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का भी यही फायदा होता है कि भैया किसी को बेफालतू के अंदर किसी को एडवांटेज ना मिले और किसी को डिसएडवांटेज ना मिले। तो गेनिंग रेशो इज द रेशो इन विच गेनिंग पार्टनर टेक दी प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। सही बात है। तो गेनिंग रेशो का मतलब क्या है, जिस रेशो के अंदर रिटायरिंग पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर का शेयर जो है टेक ओवर कर देते हैं, ले लेते हैं। द रेशो इन विच देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इंक्रीज। जिस रेशो के अंदर मैंने रिमेनिंग पार्टनर का शेयर टेक ओवर किया है, उसी रेशो के अंदर मेरी शेयर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। गेनिंग रेशो इज डिटरमाइंड बिकॉज गेनिंग पार्टनर और पार्टनर्स कंपनसेट टू द रिटायरिंग पार्टनर बाय पेइंग गुडविल। ये सब आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, पॉइंट नंबर 8 देखते हैं, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग क्या होता है। मीनिंग in the ratio in which the old partners have sacrificed their profit sharing ratio in favor of new partner। sacrificing का मतलब ये होता है। लेकिन गेनिंग का मतलब क्या होता है, गेनिंग का मतलब होता है लेना, यानी कि गेनिंग का मतलब ये यहाँ पर ये न्यू रिमेनिंग पार्टनर्स की बात करेगा जिनको गेन हो रहा है। गेनिंग रेशो का मतलब ये है कि रिमेनिंग पार्टनर्स को जितना शेयर मिल रहा है किससे, रिटायरिंग पार्टनर से। इट इज द रेशो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर टेक्स द आउट गोइंग पार्टनर शेयर। ऑब्वियस सी बात है। ऑब्जेक्टिव क्या है, it is calculated to determine the amount of compensation to be paid by incoming पार्टनर टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एज प्रीमियम फॉर गुडविल। सही बात है। और यहां पर क्या है कि भैया रिटायरिंग पार्टनर को कौन कितना पैसा देगा घर से ला करके, ये है। इट इज कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड बाय ईच ऑफ द गेनिंग पार्टनर टू द आउटगोइंग पार्टनर, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर एज प्रीमियम फॉर गुडविल या फिर गुडविल। व्हेन कैलकुलेटेड, तो सर सेक्रीफाइसिंग रेशो आपने कहां पर देखी है सर, एक तो एडमिशन में देखी है, और ध्यान रखना चेंज इन पीएसआर के अंदर भी निकाली जा सकती है। चेंज इन पीएसआर में आप गेनिंग रेशो भी निकाल सकते हो, सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकाल सकते हो। ठीक है जी। It is calculated at the time of admission of a new partner and change in PSR। ठीक है जी। It is calculated at the time of retirement और डेथ और चेंज इन PSR। देखो बेटा, एडमिशन में तो डिफाइन होता है कि सेक्रीफाइस हो रहा है, रिटायरमेंट में डिफाइन हो रहा है कि गेन हो रहा है, डेथ के अंदर डिफाइन हो रहा है कि गेन हो रहा है ज्यादातर। लेकिन सर चेंज इन पीएसआर के अंदर तो हमें पता ही नहीं है कि गेन हो रहा है कि सेक्रीफाइस हो रहा है। तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग दोनों में से कोई भी रेशो आप अप्लाई कर सकते हो किसके अंदर, चेंज इन पीएसआर के अंदर। मेथड क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलती है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और गेनिंग रेशो कैसे निकलती है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है जी। हिडन गुडविल, आपको पता है हमने एडमिशन के अंदर भी हिडन गुडविल पढ़ी थी। वहां पर क्या मतलब होता है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। यहां पर का मतलब क्या होता है, रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है जी।
और कैसे निकालते हैं सर, देना तो चाहिए था उसको आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 50,000, लेकिन आपने दे दिया 70,000। तो ये क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, 20,000 पे उसकी इनफ्रेड गुडविल या फिर हिडन गुडविल हो गई है, तो 20,000 पे उसको मिलेंगे। इसकी एंट्री आ जाएगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। द अमाउंट पेड इन एक्सेस ऑफ अमाउंट ड्यू टू हिम, जितना पैसा देना चाहिए था उससे ज्यादा दे रहे हैं। कैपिटल इन शेयर ऑफ रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, गेन लॉस और रिवैल्यूएशन एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो जितना पैसा उसे देना चाहिए था सारी एडजस्टमेंट के बाद, रिजर्व वगैरह ये सब करने के बाद, प्रॉफिट और लॉस रिवैल्यूएशन करने के बाद, उससे ज्यादा पैसा हम उसको दे रहे हैं। तो जितना पैसा हम उसको ज्यादा दे रहे हैं यही उसकी क्या है, हिडन गुडविल है, और ये उसका शेयर ऑफ गुडविल है। 10th, पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर कैसे हो सकती है, या तो लमसम कर दो या फिर इंस्टॉलमेंट के दो। लमसम का मतलब जैसे ही रिटायरमेंट हुई वैसे उसको पूरे के पूरे पैसे पे कर दो, और अगर आप उस टाइम पूरे के पूरे पैसे पे नहीं कर सकते तो किस्तों में दे दो, थोड़े से अभी दे दो बाकी बाद में दे देना, या हो सकता है बाकी बाद में ही आप सारे के सारे 3 किस्तें बना लो, 4 किस्तें बना दो, उसके अंदर आप दे सकते हो। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, सरप्लस और डेफिशिएंसी अगर होगी, अगर कुछ क्वेश्चन में ना बता रखा हो तो कैसे करेंगे, कैश से। कैश बता रखा हो तो कैश से, करंट अकाउंट बता रखा हो तो करंट अकाउंट से, अगर कुछ ना बता रखा हो तो हम किससे करेंगे, कैश से करेंगे। थैंक यू सो मच।